हेलो क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशन। तो लीनियर क्या होता है और इनइक्वेशन क्या होता है, ये दो बातें अगर हमें समझ आएंगी तो शायद हम लीनियर इनइक्वेशन को भी समझ पाएँ। ठीक है, बट ये करवाने से पहले इस चैप्टर के लिए नंबर सिस्टम की थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो पहले मैं नंबर सिस्टम समझा रहा हूँ। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे छोटे नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। सबसे छोटे इसलिए क्योंकि इनके पास जो टोटल नंबर्स हैं वो बाकी सारे नंबर से थोड़े कम हैं गिनती में। क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 और चला जाता है इन्फिनिटी तक। क्लियर? यहाँ पर मैं 1.1 को नेचुरल नंबर नहीं कहता, 2.5 को नेचुरल नंबर नहीं कहता, 3.9 को नेचुरल नंबर नहीं कहता। ये जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब इनसे बड़े भी कुछ नंबर्स हैं। इनसे बड़े नंबर्स हैं होल नंबर्स, और भी हैं। क्योंकि होल नंबर में एक नंबर और जुड़ जाता है तो नंबर वाइज, गिनती वाइज इसके पास ज़्यादा वैल्यूज़ है इन कंपैरिजन टू नेचुरल नंबर। तो होल नंबर नेचुरल नंबर से तो बड़े हुए। ठीक, इनसे भी बड़े नंबर है, होल नंबर से बड़े नंबर्स हैं जिसे हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर में ये 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है और ये भी कहता है कि इन्फिनिटी तक जाना है। बट साथ साथ -1, -2 और ये चला जाता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसके पास नेगेटिव वाली वैल्यूज़ भी हैं, मतलब इसके पास टोटल कंटेंट वाइज वैल्यूज़ आता है। तो हो गए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब बारी आती है इंटीजर के बाद अगले बड़े नंबर की, जिसे कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स थे जो फ्रैक्शन में होते थे, p/q की फॉर्म में, जहाँ पर q वाला पार्ट कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। तो एक बात बताओ, 1 भी तो रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि 1/1 1 हो सकता है। तो मैंने कहा फ्रैक्शन वाले सारे नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब 1/1 जहाँ पर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये भी रैशनल नंबर हुआ। बात करें 2 की, तो 2 को भी 2/1 लिख सकता हूँ, यानी ये भी रैशनल नंबर हुआ। 3 को भी 3/1 लिखा जा सकता है, ये भी रैशनल नंबर हुआ। -1/1 भी रैशनल नंबर हुआ, -2/1 भी रैशनल नंबर हुआ। मतलब जितने इंटीजर्स हमें दे रखे थे वो सारे तो रैशनल नंबर है ही, साथ में इनके बीच में जो डेसिमल वाले आते हैं, जैसे कि 0.5। आप जब 0.5 को ओपन करते हो तो रिजल्ट आता है हाफ। ठीक है ना, p/q की फॉर्म में, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी बीच वाले नंबर्स भी एग्जिस्ट करेंगे रैशनल नंबर्स में। ठीक, तो 0 आएगा, 1 आएगा और 0 1 के बीच में जो पॉइंट वाले हैं 0.1 0.2 0.5 0.99, ये सारे के सारे भी रैशनल नंबर्स में कवर हो जाएंगे। इसका मतलब इसके पास तो और भी बहुत सारे नंबर्स हैं इंटीजर के अलावा, मतलब ये भी उसी असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। बात समझ आई? तो सबसे छोटे नंबर नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, फिर इंटीजर, और उसी में सबसे बड़े नंबर आते हैं रैशनल नंबर। ठीक, फिर ये लिस्ट खत्म हो जाती है, बिल्कुल ये एंड हो गया। अलग से नंबर्स आते हैं जिसे कहते हैं इररेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे इसे? इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिनका कोई अंत नहीं है, जो डेसिमल में सॉल्व होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है इररेशनल नंबर्स। जैसे अगर आप √2 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो जितना अलाउड है ना डेसिमल कैलकुलेटर पे, ये वहाँ तक जाएगा, 1.414 आगे भी चलता जाएगा। अगर आप और बड़ा कैलकुलेटर लाओगे जहाँ पे और भी डिजिट आ सकती हैं तो ये और बड़ा जाएगा। यानी √2 कभी एंड नहीं होता, √3 कभी एंड नहीं होता। ये सारे के सारे नंबर्स बेसिकली इररेशनल नंबर्स होंगे। करेक्ट हो गया? तो मैंने कहा ये 4 नंबर्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ये बिल्कुल अलग से हैं इररेशनल नंबर्स। इन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो इन सबको टोटलिटी में कहा जाएगा रियल नंबर्स। इकट्ठा करने पर यही सारे नंबर्स कहे जाते हैं रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर और कुछ नहीं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। जो मर्जी नंबर मैथ्स में एग्जिस्ट करता है वो सभी बाद में जाके रियल नंबर बन जाते हैं। क्लियर है? मेन यहाँ मुद्दे की बात है हमें ये समझना कि इनके सिंबल्स क्या हैं, क्योंकि अब हमें बड़ा बड़ा लिखा नहीं आएगा कि नेचुरल नंबर है, इंटीजर है। इनके सिंबल दे दिए जाएंगे, छोटे छोटे सिंबल्स हैं वो दे दिए जाएंगे, और उससे पहचानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या है, मतलब नंबर्स क्या हैं।
तो नेचुरल नंबर की पहचान है उसका इनिशियल n, होल नंबर की पहचान है उसका इनिशियल w, इरेशनल नंबर्स की पहचान है उसका इनिशियल i, कुछ किताबों में t भी कहते हैं इसको, और r रियल नंबर्स के लिए। खाली दो हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जो अपने नाम के हिसाब से नहीं है। इंटिजर्स को z कहा जाता है और रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन q है, ठीक है ना। तो z और q ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये है अलग से, तो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ये ध्यान रखना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके थोड़े स्पेशल सिंबल हैं, बाकी आप याद रख सकते हो। डन। तो यहाँ से शुरुआत मैंने क्यों की, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ में सॉल्व करने हैं ना, वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब हमें लीनियर और इन इक्वेशंस के बारे में समझना है। पहले मैं लीनियर के बारे में समझा दूँ। लीनियर समझाने से पहले एक पॉलिनोमियल की बात करनी है मैंने। देखो, पॉलिनोमियल्स ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहा जाता है। क्या मतलब है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का? मतलब जहाँ पर कांस्टेंट भी आएगा, वेरिएबल भी आएगा, हमने पढ़ा तो हुआ है सब ये, ऐसी चीज़ों को कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे लिखा आता है 2x + 7, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, हो सकता है वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट भी हो। तो ऐसे सभी एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पर वेरिएबल की जो पार है ना, वो ना तो नेगेटिव हो और ना फ्रैक्शन में हो। क्या मतलब इसका, वो भी समझा देता हूँ, सुनना मेरी बात। पता तो आपको सब कुछ होगा, हो सकता है कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है। जैसे अगर 1 में कभी x² आ जाए तो सॉल्व करने पर ये हो जाता है x⁻²। अगर √x आ जाए तो सॉल्व होने पर ये हो जाता है x⁻½ बात समझ में आ रही है? तो ये बातें हमें पहले से पता थी कि अगर नीचे पावर है तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, और रूट का तो मतलब ही होता है फ्रैक्शन। मतलब अगर क्यूब रूट आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा x⁻1/3 है। अगर फोर्थ रूट आ जाए तो इसका मतलब होगा x⁻1/4 है। ये सारे पॉलिनोमियल नहीं होते, इसे कहते हैं नॉन पॉलिनोमियल। याद रखोगे, इसे कहेंगे नॉन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वो जहाँ पर ना तो नेगेटिव में आए और ना ही फ्रैक्शन में आए। ये दो बातें अगर अवॉइड हो जाएंगी, नेगेटिव और फ्रैक्शन, तो इसे कहा जाएगा पॉलिनोमियल। जैसे 2x + 7, ना तो पावर x की नेगेटिव है, ना ही इसकी पावर फ्रैक्शन में है, ये पॉलिनोमियल बिल्कुल बनेगा। बात समझ आई? अगर मैं खाली 7 लिख देता तो भी ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि 7 का मतलब होगा 7 × 1, और 1 को लिखा जा सकता है x⁻0, तब भी ये पॉलिनोमियल होगा। बताओ ज़रा, 2x² + 7x + 9 की बात करें तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? पार चेक करनी पड़ेगी। x की पावर ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन में है, यहाँ भी ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन में है, और 9 के साथ तो मान लूँगा x⁻0 ना नेगेटिव है ना फ्रैक्शन में है, यानी ये भी पॉलिनोमियल कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि x ही होगा, हो सकता है y भी आ जाए, z भी आ जाए, तो जहाँ पर भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, मैक्सिमम, पहली बात तो पॉलिनोमियल बन गया, मतलब 0 से छोटा तो होगा नहीं। समझ रहे मेरी बात? मतलब ना नेगेटिव जाएगा ना फ्रैक्शन में होगा। तो जब वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब, और मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो मैंने क्या बोला, ऐसी पॉलिनोमियल में, मतलब ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 होगी, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहा जाता है लीनियर। आई होप मैं समझा चुका लीनियर क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है और उसमें हाईएस्ट पावर 1 होना ज़रूरी है। डन। चलो, ये बात तो समझ आई। लीनियर के बाद इन इक्वेशंस पर आते हैं। अब देखो भाई, इन इक्वेशन ना प्रैक्टिकल लाइफ में काम की है। ऐसा नहीं है कि हम ये कॉन्सेप्ट ऐसे वेगली पढ़ रहे हैं, बहुत काम की है। जैसे आप मान लो मोबाइल लेने जाते हो और कहते हो मेरा बजट है मैक्सिमम 25,000 रुपये का। जब आपने ये बोल दिया ना कि मैक्सिमम 25,000 रुपये का है, यानी जो अमाउंट आप स्पेंड करना चाहते हो, मान लो मैं उसको x मान लेता हूँ, जो अमाउंट मैं स्पेंड करना चाहता हूँ वो अमाउंट मैं दुकान वाले को कह रहा हूँ कि भाई 25,000 के बराबर हो सकता है या 25,000 से कम हो सकता है, क्योंकि मेरा बजट ही इतना है। तो जब मैं ऐसी चीज़ों में जहाँ पर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के मुकाबले कम हो सकती है या बराबर हो सकती है,
ऐसी सब जगह पर हम यूज़ करेंगे, मतलब ये कंपैरिजन किए जाएंगे, तो ऐसी ही चीज़ों को हम इन इक्वेशन से कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। यानी इन इक्वेशन में कभी कभी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बड़ी हो सकती है। अगर मैं कहता हूँ 25,000 से कम का मोबाइल मैं लूँगा ही नहीं, मैं तो 25,000 के ऊपर का मोबाइल लूँगा, तो एक्स ग्रेटर देन 25,000 हो सकता है। अगर मेरा बजट ही 25,000 का है तो एक्स लेस देन इक्वल टू 25,000 हो सकता है। इस तरीके से ये जो सिंबल्स आप यूज़ करोगे, इन सिंबल्स को बेसिकली इन इक्वेशन कहा जाता है। तो इसमें घबराना मत, इन इक्वेशन और इक्वेशन में कोई ज़्यादा मतलब देखा जाए तो डिफरेंस तो है, बट कोई मुश्किल काम नहीं है कि इक्वेशन से हम इन इक्वेशन पे शिफ्ट होंगे, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ग्रेटर जहाँ होगा, जहाँ लेस होगा, वहाँ पे इन इक्वेशंस है। मतलब जब मैं एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से कंपेयर करूँगा तो इसे क्या कहेंगे, इन इक्वेशन, ठीक। अब जैसे एक छोटा एग्जांपल, जैसे कहा जाए कि पेपर में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होते हैं। इसका मतलब आप जो नंबर लेकर के आओगे, अगर मैं उसे x मान लूँ और मैं पास होना चाहता हूँ, तो 33 नंबर से ज़्यादा या 33 नंबर के बराबर ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। और फेल कब हो जाओगे, जब आपके नंबर x अगर मैं मार्क्स मान रहा हूँ तो 33 से कम होंगे, तो मैं फेल हो जाऊँगा। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप इन इक्वेशन देख सकते हो। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हम बाज़ार जाकर के सपोज़ राइस लेना चाहते हैं, एग्जांपल सिंपल सा है, राइस लेना चाहते हैं और एक पैकेट जो है ना वो 30 रुपये का पड़ता है। मैं लिख देता हूँ 30 रुपये पर पैकेट है, और एक पैकेट 1 किलो का है। 1 पैकेट इक्वल टू 1 kg। 1 किलो के ऊपर के पैकेट ही नहीं आ रहे और 1 किलो के नीचे के पैकेट भी नहीं आ रहे, सिर्फ 1 kg में आपको ये राइस मिलता है सपोज, ठीक है। मेरे पास जेब में है 200 रुपये, मतलब बजट है 200 का। साफ सीधी बात है, 200 के ऊपर का खर्चा मैं कर ही नहीं सकता। मैक्सिमम खर्चा 200 का होगा या 200 के नीचे का होगा। अब मान लो मैं एक्स पैकेट्स खरीदने का सोचता हूँ। अगर मैं एक पैकेट खरीदने का सोचता तो इतने रुपए लग जाते मेरे। अगर मैं 2 पैकेट खरीदने का सोचता तो मेरे 60 रुपये लग जाते। मैंने कहा मैं एक्स पैकेट खरीदूंगा तो टोटल पैसे जो लगेंगे वो लगेंगे 30x। ये रुपीज़ है, ऑब्वियसली पैसों में आ जाएगा ना, और ये भी रुपीज़ है। यानी कंपैरिजन तो दो बराबर चीज़ों का ही करेंगे, मतलब यूनिट वाइज। रुपए रुपए का कंपैरिजन, किलोमीटर किलोमीटर का कंपैरिजन, केजी केजी का कंपैरिजन। यानी मैं ऐसा नहीं करूँगा अभी भी कि किलोमीटर को केजी के साथ कंपेयर कर दूँ, ये तो इम्पॉसिबल है ना कंपैरिजन, चाहे इक्वेशन हो चाहे इन इक्वेशन हो। तो बात समझना, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम दो सिमिलर चीज़ों को जो रुपीज़ में था उसको रुपीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बस हो सकता है एक साइड थोड़ी कम हो, एक साइड ज़्यादा हो। तो मैं कह रहा हूँ ये खर्चा इसके मुकाबले ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जेब में पड़े ही 200 रुपये। और बराबर भी नहीं हो सकता। पता है बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 30 रुपये का पैकेट है तो जब मैं पैकेट खरीदने की बात करूँगा तो 30 के मल्टीपल में कभी 200 आता ही नहीं है, इसलिए कभी भी बराबर नहीं हो सकता। हमेशा या तो खर्चा, मतलब या तो नहीं, हमेशा खर्चा 200 रुपये से कम ही होगा। डन। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मैं मार्केट जा कर के रजिस्टर और पेन लेना चाहता हूँ। रजिस्टर है 40 रुपये का एक और पेन है 20 रुपये का एक, और मेरी जेब में पड़े हैं 120 रुपये। तो मैं मान लेता हूँ रजिस्टर्स में जो खरीद के लाऊंगा वो x है और जो पेन खरीद के लाऊंगा वो y है। तो 40x इतने रुपए खर्च कर दिए रजिस्टर पे, और 20y इतने रुपए मैंने खर्च कर दिए पेन पर। दोनों पे खर्चा जो भी होगा वो 120 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी लेस होगा। ये मैंने सिंबल से बता दिया आपको। इक्वल टू भी इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू भी इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार अगर मैं पेन और रजिस्टर खरीद के लाता हूँ तो दोनों के दोनों मल्टीपल ऑफ 120 आ सकते हैं, यानी टोटल खर्चा 120 के बराबर किया जा सकता है। अगर आप इस बात को सोचोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं कहता हूँ, सपोज मैं काम करता हूँ 2 रजिस्टर ले लेता हूँ और 2 पेन ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो 80 रुपये और ये 40 रुपये, यानी टोटल आपका खर्चा 120 हो गया। ठीक है ना? तो ये खर्चा मिला के 120 के बराबर आ सकता है, बट यहाँ पर किसी भी केस में वो 200 के बराबर नहीं जा सकता। आई होप ये बात मैं समझा चुका अच्छे से कि कब बराबर होगा कब नहीं होगा। तो दोनों को ही इनइक्वेशन कहा जाएगा। मतलब जब भी आप कभी भी किसी वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को
या किसी नंबर वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करने की कोशिश करोगे, यानी कोई रियल नंबर कंपेयर करोगे, समझ गए होगे रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर, या किसी वेरिएबल को कंपेयर करने की कोशिश करोगे इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए, तो इन्हें इन इक्वेशंस कहा जाएगा। आई होप ये समझा चुका मैं अब, ठीक है ना, इस पर डिस्कशन अब नहीं चाहिए हमें। इन इक्वेशंस होती है तीन तरह की इन इक्वेशंस है, घबराओ मत, हमारे लिए एक ही काम किए, दो काम किए। एक होती है न्यूमेरिकल इन इक्वेशन, पहली वाली को कहते हैं न्यूमेरिकल इन इक्वेशन, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ था, याद है? आपको कहता था 5 दे दिया, 7 दे दिया, आपको सिंबल प्लेस करना है या फिर ये, तो आप प्लेस करके आते थे कि भाई 7 की तरफ ऐसा आएगा सिंबल जो बताएगा कि 7 इज़ ग्रेटर देन 5। ऐसे नंबर्स को जब कंपेयर करना होता है तो इसको कहते हैं न्यूमेरिकल इन इक्वेशन। फिर हमारे पास आता है लिटरल इन इक्वेशन। लिटरल का मतलब होता है जहाँ पर वेरिएबल्स को या तो वेरिएबल से कंपेयर करना पड़े या वेरिएबल्स को किसी कांस्टेंट से कंपेयर करना पड़े, तो ऐसे सभी चीज़ों को कहा जाएगा लिटरल इन इक्वेशन। डन? मतलब यहाँ पर इस साइड पर वेरिएबल भी आ सकता है, बस जब भी वेरिएबल्स का कंपैरिजन किया जाएगा, चाहे वो नंबर से हो चाहे यहाँ पर वेरिएबल से हो, दोनों में इस कंपैरिजन को क्या कहा जाएगा, जहाँ पे वेरिएबल आ गया, लिटरल इन इक्वेशन। और लास्ट होता है डबल इन इक्वेशन। डबल इन इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, जब आप वेरिएबल की लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू डिसाइड कर लेते हो कि भाई 5 से 10 के बीच में रहेगा। आप फ़ोन लेने जाते हो, क्या तो यार 5-6 हज़ार वाले फ़ोन नहीं पसंद मेरे को, कम से कम मेरा फ़ोन ना 15,000 से ऊपर का होना चाहिए, और मैक्सिमम मेरा बजट ही 25,000 का है, तो मैं फ़ोन जो है वो 15,000 और 25,000 के बीच में ही लेना पसंद करूँगा। तो ये जब आप रेंज डिसाइड कर दोगे, इस रेंज को कहा जाएगा, मतलब लोअर वैल्यू डिसाइड कर दी और हायर वैल्यू डिसाइड कर दी, तो इस रेंज को कहा जाएगा डबल इन इक्वेशन। बात समझ आ गई? तो 3 तरह की इन इक्वेशंस होती हैं। अब मैं आता हूँ लिटरल इन इक्वेशन में 2 चीज़ें हैं, घबराओ मत, ये बस नाम के लिए 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, बस उसके लिए ध्यान रखना है आपको, इतना कोई डिटेल में नहीं आने वाला। देखो, जब आप लिखते हो 2x + 7 <10, ठीक है ना, <10, तो मतलब ऐसा जो इन इक्वेशन हमें गिवन है, इन सबको कहा जाता है स्ट्रिक्ट वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे इसको हम? स्ट्रिक्ट वेरिएबल, कि भाई छोटा ही होगा, लेस देन ही 10 चाहिए या ग्रेटर देन 10 चाहिए, इन्हें बोलेंगे स्ट्रिक्ट वेरिएबल। बट अगर कोई लिटरल वाली इक्वल टू के साथ आ जाए तो इसे बोलेंगे स्लैक वेरिएबल। ठीक है, मैं इसका डिस्कशन ज़्यादा नहीं कर सकता, बस आप ये समझ लो कि इसके बराबर होने के चांसेस हैं अभी भी, और जिस वैल्यू को जोड़ के, मतलब ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ हायर मैथ से, ये जिस वैल्यू को जोड़ करके ये बराबर हो जाएगा इसके, अभी तो छोटा भी है ना, छोटा भी है और बराबर भी हो सकता है, तो अगर ये छोटा है तो कोई ना कोई वैल्यू जोड़ करके बराबर हो जाएगा। जिस वैल्यू को जोड़ा जाता है उसको हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल। ठीक है ना, और यहाँ तो जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो कभी बराबर नहीं होगा 10 के, हमेशा 10 से छोटा ही होगा, इसलिए स्ट्रिक्ट वेरिएबल और उधर वाला स्लैक वेरिएबल, कि कभी ना कभी जुड़ जाएगा, इसलिए स्लैक वेरिएबल है, मतलब बराबर आ जाएगा। ठीक, तो नाम से याद रखो बस, और कुछ खास नहीं है यहाँ पर। ये पूरा इन इक्वेशन में टाइप्स है, न्यूमेरिकल, लिटरल, डबल, स्ट्रिक्ट, स्लैक, इस तरीके से टाइप्स है हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब याद है मैंने आपको पहला एग्जांपल लिया था राइस वाला, 30x < 120 वाला। देखो क्या था 30x < 120 वाले में, बहुत ही सिंपल का, मार्केट गया, मुझे राइस पसंद ही नहीं आया कि भाई जो पैकेट में मिल रहा है वो ख़राब है, एक्सपायर्ड है, कुछ भी हो सकता है, मैं ख़रीद के नहीं लाया। ऑब्वियसली राइस के पैकेट नेगेटिव तो नहीं होंगे ना, एक्स मैंने राइस के पैकेट माने थे कि मैं एक्स राइस के पैकेट खरीद के लाऊंगा, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसलिए मैं शुरुआत 0 से करूँ, मैं खरीद के ही नहीं लाया, तो बिल्कुल अलाउड है, ऐसा हो सकता है। मेरे 120 रुपये, सॉरी 120 नहीं था, 200 थे वहाँ पे, मेरे 200 रुपये बच गए। मैं एक पैकेट खरीद के लाया तो 30 रुपये लग गए, अलाउड है। मैं 2 पैकेट खरीद के लाया तो 60, 90, 120, कब तक चलेगा? 150, 180, एक मिनट रुक जाओ बस, 180 तक तो पहुंच गए ना। अब जैसे ही मैं लिखता हूँ 30 × 7, रिजल्ट कभी भी 200 से छोटा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। यानी आप देख सकते हो ना कि अगर नंबर ऑफ पैकेट्स की बात चल रही है तो नंबर ऑफ पैकेट्स क्या होंगे?
एक भी नहीं, या एक या दो या तीन या चार या पाँच या छः, ये मेरे सॉल्यूशंस हैं। इसे कहा जाता है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस। क्या बोलेंगे इसको? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब सुनो, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस में क्या होगा जरा ये समझना। अगर ये सपोज ये सॉल्यूशन, पहले चलो मैं थोड़ा सा ये क्लियर करता हूँ। पहले सॉल्यूशन ऑफ रियल लीनियर इन इक्वेशन समझ आ गया। जब मैं इसे इन ब्रेसेस में, इसको कहते हैं ब्रेसेस, ब्रैकेट्स को ब्रेसेस शॉर्ट में, तो जब मैं इन्हें इन ब्रेसेस में कवर कर दूंगा तो इसे कहा जाएगा सॉल्यूशन सेट। आपका पहला चैप्टर था ना सेट्स, सॉल्यूशन सेट कहा जाएगा इसे। यानी सेट का मतलब होता है कलेक्शन करना किसी चीज़ का। तो मैंने यहाँ पर 0 से लेकर के 6 तक के नंबर का कलेक्शन कर दिया, इसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। बात समझ आई? वैसे ये पूरा सॉल्यूशंस हैं कि ये आंसर्स हो सकते हैं, जब इकट्ठा कर दोगे तो उसे कहा जाएगा सॉल्यूशन सेट। ठीक है ना? अब जो बात मैं समझा रहा था उस पर अभी आऊँगा। और इसे एक और तरीके से लिखा जा सकता है। अनदर रिप्रेजेंटेशन इज 0 से लेकर के 6, यानी इंटरवल बना रहा हूं कि भाई 0 से लेकर के 6 तक सारी वैल्यूज आएंगी, करेक्ट है, और 0 भी आएगा 6 भी आएगा। जब आप लिखते हो ना 0,6, इसका मतलब होता है कि बीच वाली वैल्यूज तो आनी है। बट जब आप ये ब्रैकेट लगाते हो स्क्वायर ब्रैकेट, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है 0 भी आएगा और 6 भी आएगा, मतलब इंक्लूडिंग 0 एंड 6। तो क्या कभी कभी एक्सक्लूड भी करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। और जब एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो आप ये वाले ब्रैकेट यूज करोगे, कर्व ब्रैकेट यूज करोगे, जिसका मतलब होगा एक्सक्लूडिंग 0 एंड 6। क्या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक वैल्यू तो इंक्लूड हो जाए और दूसरी एक्सक्लूड हो जाए? तो बिल्कुल हो सकता है। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं? एक्सक्लूड कर रहा हूं 0 को, इग्नोर कर रहा हूं 0 को, बट इंक्लूड कर रहा हूं 6 को। बात समझ आ गई? तो ये है इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो स्क्वायर का मतलब होगा इंक्लूड करना है, और जब भी कर्व ब्रैकेट होगा तो कर्व का मतलब होगा एक्सक्लूड करना है। ये आपको याद रखना है। डन? अब मैं आता हूं एग्जाम्पल पर। जैसे ये कब कब जरूरत पड़ेगी इसकी? मैं कहता हूं 25x। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये हो गया, पहले ये समझ आया इतना। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखो, अगर मैं मान लो मैं कहता हूँ कि 2 और 7 का कंपैरिजन किया जाए तो 7 ऑब्वियसली 2 से बड़ा है। अगर मैं दोनों साइड सेम नंबर ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं दोनों साइड 10 ऐड करता हूँ, तो अभी भी आप देख सकते हो कि आपका राइट वाला पार्ट ही लेफ्ट वाले पार्ट से बड़ा होगा। बात समझ आई? पक्का? अब आगे इसी में अगर मैं सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि -3 अभी भी बड़ा होता है -8 से। तो हमारा रूल नंबर 1 निकल के आता है। रूल नंबर 1 ये कहता है हमें कि अगर आप सेम नंबर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों साइड, आपका जो इन इक्वेशन का साइन है वो बिल्कुल सेम रहेगा। इन इक्वेशन आपका एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। ये रूल नंबर 1 है हमारा। डन? इफ वी ऐड अ सिमिलर नंबर to both the sides of an equation, then the result या इन इक्वेशन will be same. Done? अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 भी कोई मुश्किल काम नहीं है। रूल नंबर 2 कहता है कि जैसे आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हो, वैसे ही अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर से, जैसे मान लो मैं 3 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो आप देख सकते हो कि अभी भी आपका ये वाला पार्ट ही बड़ा आ रहा है। मतलब अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, अभी है क्या क्या चक्कर पॉजिटिव नेगेटिव का, समझ आएगा। अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आपका रिजल्ट है वो एज इट इज रहेगा। डिवीजन देख लेते हैं। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सेम रहा। अब डिवीजन देख लेते हैं। 2 और 7 है। अगर मैं 2 से ही डिवाइड कर दूं दोनों साइड्स को, तो यहां 1, यहां 3.5 आएगा। आप देख सकते हो कि अभी भी 3.5 बड़ा है 1 से। यानी अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी करता हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट एज इट इज रहेगा। बात समझ आ गई? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आते इसी में, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? देखो, अगर 2 और 7 थे जिसमें यह बड़ा है, और मैं -2 से मल्टीप्लाई करवा दूं दोनों साइड्स को,
दोनों साइड्स को -2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो आप देख रहे हो -4 और -14 में जो बड़ा होगा वो ये वाला पार्ट होगा। बात समझ आई? यानी जैसे ही आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराया आपका साइन चेंज हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ये बात डिवीज़न में भी लागू होती है? तो 2 और 7 है, अगर मैं -2 से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड्स को तो एक आ गया -1, एक आ गया -3.5। हाँ जी, यहाँ पर भी आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट भी आप देख सकते हो कैसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? चलो, क्या निकल गया, मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आया? ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। अगर पॉजिटिव मतलब ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो किसी भी नंबर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ तो। बट मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव नंबर से करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इन इक्वेशन चेंज होनी ही होनी है। इन इक्वेशन विल चेंज। ये आपका रूल नंबर 2 का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, रूल नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव से। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले से फ़र्क नहीं पड़ना, बट नेगेटिव से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट आपको दिख रहा है चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब बातें समझ आई। अब मैं 2 बातों को मिक्स कर रहा हूँ, सॉल्यूशन सेट वाली बात को और इस वाली बात को। देखना, अगर मैं कहता हूँ 25x ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लिखोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और हम डिवाइड कर देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड को 25 से। सिंपल है, ठीक है ना। डिवाइडिंग वैसे मैं सीधा भी शिफ्ट कर सकता हूँ, बट अभी स्कूल के टीचर्स आपके ये बोलेंगे कि आपको ये लिख करके दिखाना, तो आप आदत डाल लो तो बेटर रहेगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 25, ये कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x बचा और यहाँ पर भी सॉल्व होने पर ये 4 बचा, जिसका मतलब होगा, और हाँ क्वेश्चन में बताएगा कि नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, होल नंबर है, बताएगा। मान लो नेचुरल नंबर है तो मैं लिखूँगा x इक्वल टू 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और इस तरीके से बढ़ता रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? इसको बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। ये पूरा सॉल्यूशन सेट है, ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ देना और यहाँ पे ब्रेस ज़रूर कवर करना। इसको बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। और इसी को लिखा जा सकता था 4 इंक्लूड करना है और इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ ख़त्म होता है, कौन सी वैल्यू इंक्लूड होगी नहीं पता, इसलिए ये सिंबल आएगा। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कुछ जगह पर ये बनेगा ही नहीं, मजबूरी होगी। दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज 24x लेस देन 100 और x है रियल नंबर। ठीक है, अब मैं आपको 100 से अगर हम डिवाइड करें, मतलब पता तो है ना मैं कि 24 से डिवाइड करना है दोनों साइड को। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24 तो कितना आएगा? 24x अपॉन में 24 लेस देन 100 अपॉन में 24। करेक्ट है। अब देखो क्या होने वाला है। 24 से एक साइड तो कैंसिल हो जाएगी, देखते दूसरी साइड पर क्या असर पड़ने वाला है। तो 24 डिवाइडेड बाय मैं 100 अगर करके देखो तो कितना आता है? 24 डिवाइडेड बाय 100, ये थोड़ा अजीब है, ये आ रहा है 4.16666 बढ़ता जा रहा है। ये तो मैंने लिख दिया 4.16 बार। ठीक है, अब एक बात सोचो, सुनना मेरी बात ध्यान से पहले ना। x क्या था? रियल नंबर। जब मैं सॉल्यूशन सेट बनाने बैठूंगा तो 4.16 से छोटा चाहिए। 4, 3, 2, 1, 0, क्योंकि रियल नंबर था, सब कुछ अलाउड है। करते 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 ये माइनस माइनस में भी शिफ्ट हो जाएगा, मतलब -1 भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें और भी आनी। करेक्ट बोला? ठीक है ना। बट इसका जो एंड रिजल्ट होगा ना, ये 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4.16 से छोटा 4.10 भी होता है, 4.11 भी होता है, 4.12 भी होता है। तो 4.16 से सीधा जंप मैं 4 पे नहीं लगा सकता, इसलिए शुरुआत कहाँ से होगी ये हमको नहीं पता। इस वजह से ये सॉल्यूशन सेट वाला काम यहाँ फेल हो जाता है। और आप पता है क्या लिखते हो? x बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू, नंबर लाइन पे पता है हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इसलिए हमेशा जब भी इंटरवल बनेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव का बनेगा। इसलिए लिखा है पहले -∞, 100/24, जहाँ पर उसको मुझे नहीं इंक्लूड करना, इसलिए ये ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया ये पूरा? तो कई जगह पे सॉल्यूशन सेट हो जाता है फेल, इस वजह से इंटरवल भी समझना ज़रूरी था। इस क्वेश्चन में इंटरवल ही काम करेगा। डन? चलो, ये हो गया।
अब फर्स्ट एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन से हैं, फिर आप वो ट्राई करना, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर है 1 to 16, क्वेश्चन 1 to 16। इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं पहले वो कवर कर रहा हूँ, नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन का, ताकि फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी कर पाएँ नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। अब देखो कैसे होगा नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन वाला काम। सपोज एक क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी बुक का, एनसीईआरटी का, और वो कह रहा है कि बस नंबर लाइन पे शो कर देना। तो देखते हैं कैसे शो होता है। 3x - 2 < 2x + 1, करेक्ट है, ये क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि ये यहाँ शिफ्ट होकर के -2x होता, तो क्या करूँगा मैं, सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड्स। वही रूल नंबर 1 लगा रहे हैं कि दोनों साइड से अगर एक ही नंबर माइनस कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके साइन पर, ठीक है ना। चलो, तो 3x - 2x -2 < 2x + 1 -2x, एटलीस्ट ये गायब हुआ, ये सॉल्व हुआ, और यहां पर आ गया, एक मिनट, हाँ जी, और यहां पर आ गया x - 2 < 1। और मुझे ये भी पता है कि ये 2 यहाँ शिफ्ट होकर के ऐड होना है, तो मैं क्या करूँगा, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। और रूल नंबर 1 यही कहता है कि ऐड करने पर भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम भी ऐड करके इन इक्वेशन का साइन रखेंगे बिल्कुल सिमिलर। ये कट गया यहाँ से, और ये आ गया 3 से छोटा। अब देखो, अगर ये 3 से छोटा है तो मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। आप एक नंबर लाइन बनाना, यहाँ लिखना एरो लगा के -∞, यहाँ लिखना +∞, यहाँ कहीं 0 ले लो, फिर 1 2 3 4 काफ़ी है, -1 -2 -3 -4 काफ़ी है, डन। अब वो कह रहे हैं 3 से छोटा रिजल्ट चाहिए, तो हमें पता है कि 3 से छोटा मतलब, अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं कहा हो ना कि कौन से नंबर है, ऑलवेज एज्यूम द नंबर टू बी रियल नंबर, ठीक। तो 3 से छोटा चाहिए, आप 3 पे आना, 3 को सर्कल करना, और 3 से छोटा चाहिए मतलब ये सारे नंबर चाहिए, और आप इस नंबर लाइन के ऊपर वाले हिस्से को कर देना शेड। ये हो गया नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, डन। अच्छा, अगर क्वेश्चन में होता x < 3, तो मैं क्या करता, मतलब सॉल्व करने पर अगर ये आ जाता तो मैं क्या करता, तो सिंपल, एक काम करूँ, ड्रॉ करने की जगह मैं सेम एज इट इज कॉपी कर देता हूँ, मेरे पास तो है ना टेक्नोलॉजी। ये लो, तो x < 2 के लिए, < 3 के लिए क्या करता है, बाकी सब तो बिल्कुल सेम शेड होगा, जैसे शेड किया है हमने बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपको ये 3 को भी शेड करना पड़ेगा, 3 का सर्कल भी शेड करना पड़ेगा, जिसका मतलब होगा कि 3 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। और ये बता रहा है कि 3 नहीं है, 3 के अलावा बाकी सब कुछ है, ये बता रहा है 3 भी इंक्लूडेड है, डन। तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसके भी मैं होमवर्क दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर, इसके भी बस 4 ही क्वेश्चन है, ताकि हम सीधा मिसलिनियस करें। 17 18 19 20 17 मैं करा चुका, तो 18 19 20 ये ख़त्म करके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।